नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का न्यूज फाइल बुलेटिन। आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले कल की जो अहम खबरें थी उनका ब्रीफ जान लेते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए नीच तक कह डाला। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने अब पीएम मोदी पर एक बार नए सिरे से हमला बोल करके एक नया विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मणिपुर और 7.5 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने के लिए सनातन का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की चाल है। वहीं सनातन के मुद्दे पर डीएमके के नेता ए राजा ने अब नए सिरे से एक बयान दे दिया है। स्टालिन के बाद ए राजा ने सनातन धर्म की तुलना एचआईवी से कर दी। और अब बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। आज पूरे देश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के बाद काउंटिंग हो रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मऊ की घोसी विधानसभा सीट पर भी आज गिनती हो रही है। आज सुबह 8 बजे से ही काउंटिंग शुरू हुई। सुबह 9 बजे तक के शुरुआती रुझानों में बीजेपी के दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह से आगे थे। आपको बता दें कि इस चुनाव में कुल 10 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच में था। घोसी विधानसभा सीट के उपचुनाव के नतीजों को 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए अहम क्यों है। दरअसल घोसी उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम दिग्गजों को चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतारा गया था। यह सीट दोनों दलों के लिए नाक की लड़ाई बन गई थी। सत्ता पक्ष की ओर से जहां दोनों डिप्टी सीएम समेत तमाम मंत्रियों ने प्रचार की कमान संभाली, तो वहीं ओम प्रकाश राजभर भी मैदान में डटे रहे। बीजेपी की तरफ से 60 से ज्यादा विधायकों ने और मंत्रियों ने चुनाव प्रचार किया। साथ ही सीएम योगी ने अपने प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के समर्थन में एक जनसभा भी की। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के समर्थन में प्रचार किया। आपको बता दें कि मैनपुरी उपचुनाव के बाद यह दूसरी बार था जब अखिलेश यादव ने अपने किसी प्रत्याशी के लिए किसी उपचुनाव में प्रचार किया। इस चुनाव को यूपी में 2024 से पहले इंडिया गठबंधन का लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है। आपको बता दें कि यूपी में इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े दल के तौर पर समाजवादी पार्टी ही है। अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की। तमिलनाडु के मंत्री और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि के बाद अब डीएमके नेता ए राजा ने सनातन धर्म पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कथित तौर पर सनातन धर्म की तुलना एचआईवी और कोड से की है। राजा के इस बयान के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे अपमानजनक बताया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि डीएमके नेता का यह बयान इंडिया गठबंधन का हिंदू फोबिया दर्शाता है। अब आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए अहम क्यों है। तो दरअसल उदयनिधि और ए राजा के दिए गए बयानों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। हालांकि स्टालिन के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज भी हो गई है। साथ ही दिल्ली और चेन्नई पुलिस को अवमानना नोटिस जारी करने की अपील भी की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी सभी राज्यों की पुलिस को नफरत फैलाने वाले बयानों पर कार्रवाई करने के निर्देश दे चुका है। इसके बावजूद डीएमके नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी करने वालों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक है और इस पर टिप्पणी करने वाले सूरज पर थूक रहे हैं। योगी ने कहा कि हमें अपनी परंपरा पर गर्व करना चाहिए। इसके साथ ही योगी ने कहा कि जो सनातन रावण, कंस, बाबर और औरंगजेब से भी नहीं मिटा, उसे ये तुच्छ सत्ता के परजीवी क्या मिटा पाएंगे। उन्होंने कहा कि आज उन्हें स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि यह खबर सीएम योगी का बयान आपके लिए अहम क्यों है, आपको जानना जरूरी क्यों है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सनातन धर्म को लेकर बवाल मचा हुआ है। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से करते हुए उसे खत्म करने की बात कही थी, जिसके बाद से बीजेपी इस बयान को लेकर लगातार हमलावर है। और इसी कड़ी में सीएम योगी ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है।
माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव में यह बयान विपक्षी गठबंधन के लिए मुसीबत बन सकता है। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने कार्यकाल में पहली बार भारत दौरे पर आ रहे हैं। वो 8 सितंबर यानी कि आज शाम को भारत पहुंचेंगे। उसके बाद वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके आवास पर डिनर करेंगे। दोनों की मुलाकात के दौरान उम्मीद ये जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच स्वच्छ ऊर्जा, उच्च प्रौद्योगिकी, रक्षा और व्यापार के मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा दोनों पर वीजा व्यवस्था को और ज्यादा आसान किए जाने के संबंध में भी विचार विमर्श किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए अहम क्यों है। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहली बार भारत दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वो दिल्ली में आयोजित की जा रही G20 समिट में भी हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि G20 के लिए सरकार ने कई कड़े नियम भी जारी किए हैं। मंत्रियों को और अधिकारियों को कई आदेश दिए हैं और इस दौरान दिल्ली को एकदम किले के तौर पर मजबूत कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं क्योंकि यह पहली बार है कि दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष राजधानी दिल्ली में शिरकत कर रहे हैं। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। G20 समिट के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। G20 समिट 9 और 10 सितंबर को होगी। हालांकि लीडर्स समिट का आगाज आज शाम से ही हो जाएगा। वहीं मेहमानों का आवागमन भी शुरू हो चुका है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के आज शाम 7 बजे भारत पहुंचने की उम्मीद है। इसके बाद पीएम मोदी और जो बाइडेन की द्विपक्षीय वार्ता होगी। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी 5:30 बजे शाम को वार्ता करेंगे। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में दोनों के बीच तीस्ता जल बंटवारे का मुद्दा उठ सकता है। चलिए आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए अहम क्यों है। दरअसल G20 के सदस्य देश वैश्विक स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का लगभग 85% और वैश्विक व्यापार का लगभग 75% से ज्यादा, इसके अलावा विश्व जनसंख्या का लगभग 2/3 प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी एक तरीके से देखा जाए तो G20 जो ग्रुप है यह दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप है। इस G20 समूह में भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय संघ जैसे देश शामिल हैं। यानी यह खबर आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और संबंधों के लिहाज से जाननी भी जरूरी है और आपके लिए समझनी भी जरूरी है। न्यूज़ फाइल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए डेली लाइन। डेली लाइन के वीडियो आपको कैसे लगते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और अगर हमारा डेली लाइन का कोई भी वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।